हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवकी आईएएस एकेडमी। दिस इज कविता नैनवाल और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज के अगले टॉपिक सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA, जिसे हम शॉर्ट में यहाँ पर SSA भी कहेंगे, इसके बारे में। तो पहले हम कुछ बेसिक बातें इसके बारे में जान लेंगे। क्या इसके उद्देश्य थे, यानी कि उद्देश्य और लक्ष्य यहाँ पर हम एक ही बात कह सकते हैं, क्योंकि जो इसने जिस उद्देश्य से जो है इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था वही क्या थे इसके लक्ष्य, यानी कि हमें क्या क्या चीजें शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर अचीव करनी है उसके बारे में हम जानेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके आगे। और अंत में हमारी जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज रहती है हमारी QIP यानी क्वेश्चन इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान है क्या? ये भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। किससे संबंधित? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। तो इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा 2001-2 में जो है इसको शुरू किया गया था। और अगर इसका उद्देश्य की हम बात करें, यानी कि क्या इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था जिसके लिए इसे शुरू किया गया था, तो वर्ष 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना, यानी कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसका यूनिवर्सलाइजेशन करना। कब तक? 2010 तक। लेकिन सिर्फ सार्वभौमिकरण की बात नहीं की गई है, इसने कहा संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा, यानी कि एक जो सेटिस्फैक्टरी और क्वालिटेटिव जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो हमारी प्राप्त करना यहाँ पर क्या होगा, इस अभियान का लक्ष्य होगा। तो एक तरीके से जो स्कूल है, ये जो अभियान है ये क्यों शुरू किया गया था? जैसे ग्रामीण क्षेत्र जो हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र है जहां पर स्कूलों की जो है सुविधाएं नहीं है, तो उन जो क्षेत्र हैं, चाहे वो बस्तियों वाले क्षेत्र हो या फिर पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्र हो, वहां पर नए स्कूलों का निर्माण करना। और जहां पर अगर कोई स्कूल जो है स्थापित है लेकिन वहां पर अगर बेसिक सुविधाएं नहीं हैं, जैसे कि जो बेसिक फैसिलिटीज जो स्कूल में होनी चाहिए, जैसे कि कक्ष नहीं है, या फिर वहां पर पानी की, शौचालय की सही सुविधा नहीं है, उसके अलावा जो है वहां पर प्रॉपर जो है वहां पर फंडिंग नहीं हो रही है, अनुदान वहां नहीं मिल पा रहा है, उसका स्कूलों का रखरखाव में दिक्कत आ रही है, और स्कूल से संबंधित अगर अन्य सुधारों की आवश्यकता है तो उसको भी यहाँ पर सुनिश्चित करना। इसके अलावा अगर किसी स्कूल में टीचर्स नहीं है, अगर वहां पर अपर्याप्त शिक्षक हैं, तो वहां पर जो शिक्षक है उनकी भी जो है यहाँ पर जो उनका भी प्रबंध करना। इसके अलावा जो मौजूदा शिक्षक हैं उनको व्यापक प्रशिक्षण द्वारा उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करना। उसके अलावा विकासशील शिक्षण के लिए जो है उनको अधिकतम सामग्री यहाँ पर उपलब्ध कराना। ये भी क्या था, इस अभियान को जो है इसके लिए शुरू किया गया था। उसके अलावा जो भी फंडिंग्स होती है स्कूल की, और उसके अलावा जो ब्लॉक और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस पर जो है एक एकेडमिक जो हेल्प के लिए जो है और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मजबूत बनाने के लिए भी यहाँ पर जो है ग्रांट जो है स्कूल्स को देना, ये भी इसका क्या था, एक लक्ष्य था। और इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो शहरी क्षेत्र हैं उनके बीच में जो एक डिजिटल गैप आ जाता है, ठीक है, क्योंकि जैसे शहरों में तो जो ये डिजिटल फैसिलिटीज होती हैं वहां पर पर्याप्त सुविधाओं के कारण बहुत बेहतरीन होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र क्या रहते हैं, इससे वंचित रह जाते हैं। तो उस डिजिटल गैप को कम करना और उसे कम करने के लिए जो है कंप्यूटर शिक्षा भी ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराना इसका एक लक्ष्य था, इसका एक उद्देश्य था। तो अगर हम इससे संबंधित कुछ संवैधानिक व राष्ट्रीय घोषणाओं की बात करें, यानी कि जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान जो यहाँ पर शुरू किया गया था 2001-2 में, इससे पहले भी हम कई बार देख चुके हैं कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात भी इससे पहले कही गई है। जैसे अगर हम बात करें संवैधानिक अधिदेश 1950, तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, कब हुआ था, 1950 में यहाँ पर हमारा जो है संविधान लागू हुआ था। तो उसमें क्या कहा गया था कि संविधान शुरू होने के 10 साल के भीतर जो है हमारे देश में जो है सभी को, और विशेष रूप से जो हमारे प्राथमिक शिक्षा के लिए जो एलिजिबल चाइल्ड होता है 14 इयर्स तक, उनको क्या करनी चाहिए, उनको मुफ्त शिक्षा यहाँ पर दी जानी चाहिए। यही बात हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी कही गई थी कि जो 14 साल तक के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा यहाँ पर दी जानी चाहिए। किन्हें? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। तो ये बात यहाँ पर ये भी कहता है। इसके अलावा अगर हम एक 19 का फैसला आया था 1993 में, इसमें भी क्या कहा गया कि जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं शिक्षा उनका जो है अधिकार होना चाहिए, और इसके लिए जो है
इसको निश्चित करने के लिए कि जो सभी बच्चे हैं वो कम से कम प्राथमिक शिक्षा तो यहाँ पर प्राप्त कर सके, उसके लिए क्या शुरू किया गया था, बाद में एक मिड डे मील करके यहाँ पर योजना शुरू की गई थी। जो हम जानते हैं इसमें होता क्या है कि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनको विद्यालयों में क्या किया जाता है, वहां पर दिन के समय भोजन की एक समय के भोजन की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। ऐसा करने का मोटिव क्या है, एक तो ये कि जैसे कभी आर्थिक कारण से अगर कोई बच्चे शिक्षा लेने से वंचित रह जाते हैं या स्कूल को जो है कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, जैसे अगर किसी के घर में अगर आर्थिक समस्याएं आ रही हैं और खाना उनके घर में प्रॉपर नहीं है, तो एक टाइम का जो खाना है गवर्नमेंट बच्चों को अवेल करा रही है, जिससे क्या करेंगे बच्चे जो है स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके। उसके अलावा ये क्या करता है, एक जो न्यूट्रिशनल वैल्यू यहाँ पर कम रहती है आजकल, अगर कोई गरीब का बच्चा है अगर उसको प्रॉपर खाना जो है डाइट में उसकी शामिल नहीं है तो उसको हफ्ते में जो है इस प्रकार से जो है खाने का आप देखेंगे, अगर वहां का आप पूरा मेन्यू चेक करेंगे तो उसमें खाने का जो वर्गीकरण है वीकली इस तरीके से किया गया है कि बच्चे के शरीर में जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन डे टू डे जो मील है उसके द्वारा पहुंच सके। तो मिड डे मील योजना के यहाँ पर दो मोटिव्स हैं, एक तो जो पिछड़े वर्ग है या आर्थिक रूप से यहाँ पर कमजोर वर्ग हैं उनको विद्यालय शिक्षा से जोड़ना, दूसरा जो बच्चों में एक जो कमजोर बच्चे हैं या आर्थिक रूप से कह लें या फिर जिनको जो है सही तरीके से खाना जिनको उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो उनके लिए उनके शरीर में जो न्यूट्रिशन वैल्यू की यहाँ पर लैक हो रही है उसको भी कहीं ना कहीं मिड डे मील के द्वारा पूरा किया गया है। तो ये हमारी कुछ संवैधानिक और राष्ट्रीय घोषणाओं के हमने डिस्कस किया। इसके अलावा अगर हम इस अभियान के यानी कि SSA के उद्देश्यों या लक्ष्य की बात करें, सर्व शिक्षा अभियान के क्या हमारे लक्ष्य थे वो हम देख लेते हैं। 2003 तक सभी बच्चों का स्कूल में होना, यानी कि ये जैसे ये जो अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो 2001-2 में आया था, और अगर उस वक्त हमारी जो भारत में जो बच्चों की पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग तो 205 मिलियन लगभग उस वक्त बच्चे थे। तो इन 205 मिलियन बच्चों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या तय किया कि ये बच्चे 2003 तक सभी के सभी स्कूल में होने चाहिए, ठीक है, यानी कि इन सभी बच्चों का 100% स्कूल में एनरोलमेंट करवाना। अब एनरोलमेंट करवाना ही इनफ नहीं है, उन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में पंजीकरण के अलावा उनको उसको आगे भी ले जाना, ये नहीं कि सिर्फ एडमिशन करा के छोड़ दिया। तो इसके आगे ये क्या कहता है कि 2007 तक सभी बच्चों द्वारा प्राथमिक शिक्षा के 5 सालों को पूरा करना, यानी कि जो शुरू की जो 5 वर्ष की जो शिक्षा होती है वो टारगेट कब तक पूरा करना है, 2007 तक। तो इसके बाद ये कहता है कि 2008 तक सभी बच्चों द्वारा प्राथमिक शिक्षा के 8 साल पूरा करना, ये यहां पर 2010 होगा, क्योंकि इसमें जो अगर लक्ष्य देखेंगे तो लक्ष्य में क्या कहता है कि 2010 तक जो है आपकी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, ठीक है। तो 2010 तक सभी बच्चों द्वारा प्राथमिक शिक्षा के 8 साल पूरे करना। इसके बाद जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए, यानी कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, जो कि आपकी जीवन के लिए आपको तैयार करने वाली हो। तो जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता वाली शिक्षा यहाँ पर बच्चों को दी जाए। इसके अलावा 2007 तक प्राथमिक व 2010 तक प्राथमिक स्तर पर सभी लैंगिक व सामाजिक भेद को खत्म करना, यहां पर ये उच्च प्राथमिक, ठीक है। यानी कि जैसे हमने 2007 तक क्या कहा था, प्राथमिक शिक्षा के 5 साल, तो वहीं पर ये बात क्या कह रहा है, 2007 तक यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि इन दोनों को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे अगर 2003 में बच्चे का वहां पर पहली कक्षा उसने यहाँ पर एनरोलमेंट ले लिया, तो उसके बाद क्या होगा, 2003 से अगर 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 2007 तक क्या होगा, शिक्षा के 5 साल पूरे हो जाएंगे। उसके बाद अगर 10 तक बात करें, शिक्षा के 8 साल पूरे हो जाते हैं। तो इस समय तक आपका क्या करना है, प्राथमिक स्तर पर यानी कि जो निम्न प्राथमिक आप कह सकते हैं कक्षा 5 तक, वहां तक आपको लैंगिक व सामाजिक भेद को कम करना, खत्म करना। यानी कि लैंगिक भेद से हमारा मतलब लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं होना चाहिए, और अगर सामाजिक भेद की बात करें तो किसी भी जाति धर्म के आधार पर यहाँ पर कोई भेद नहीं होना चाहिए। तो 2007 तक प्राथमिक और 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर ये लैंगिक और सामाजिक भेद को खत्म करना, ये क्या था, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य था। इसके अलावा कुछ बातें जान लेते हैं। 86वें संविधान संशोधन
हमारा जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी कि जो हमारा आर्टिकल 21A इसमें जोड़ा गया था, उसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ये बात हमारी इससे पहले किसने कही है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कही गई है। और जो शिक्षा को मुफ्त यहाँ पर बच्चों को अवेल कराने की बात यहाँ पर हमारा शुरू में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, जब लागू हुआ था, उसने भी कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 10 साल के भीतर क्या करना चाहिए, यहाँ पर जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको यहाँ पर शिक्षा दी जानी चाहिए मुफ्त रूप से। ठीक है। इसके अलावा अगर हम केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय भागीदारी की बात करें, इसका मतलब क्या है कि जो शिक्षा पर खर्च आएगा उसका कितना भाग यहाँ पर केंद्र सरकार वहन करेगी और कितना भाग राज्य सरकार वहन करेगी। तो शुरू में जब ये बनकर तैयार हुआ था, यानी कि जब शुरू में योजना हमारी शुरू हुई थी, तो उस समय पर क्या कहा गया कि 85% हिस्सा केंद्र सरकार देगी और कुल खर्च का 15% हिस्सा जो है कौन देगा, यहाँ पर राज्य सरकार देगी। हालांकि धीरे धीरे क्या किया गया, फिर इस रेशियो को जो है थोड़ा सा कम किया गया केंद्र सरकार की ओर से, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षा जो है हमारी किसमें आती है, हमारी समवर्ती सूची में आती है। समवर्ती सूची में क्या होता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से जो है कार्य होते हैं। यहाँ पर जो नियम तय करने का कार्य करता है वो केंद्र सरकार करती है, और जो नियमों को लागू करने की बात अगर यहाँ पर की जाए तो वो राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर जो स्टेट का यहाँ पर जो रोल रहेगा 15% यहाँ पर जो उसकी भागीदारी रहेगी 15% रहेगी। ये प्रारंभ में था। वर्तमान की बात करें 50-50 है, शुरू में 85-15 के बाद फिर धीरे धीरे कम किया गया, 75-25 पे आया, देन उसके बाद 60-40 और अभी 50-50% यहाँ पर क्या रहता है, इन दोनों की भागीदारी रहती है। इसके बाद जैसे हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो 2001 की जनगणना के अनुसार जो हमारे एलिजिबल बच्चे थे जिन्हें प्राथमिक शिक्षा में पंजीकृत होना था वो कितने थे, 205 मिलियन थे। तो 205 मिलियन बच्चों के लिए क्या किया गया था, उनको टारगेट बनाकर कि ये बच्चे जो हैं 2010 तक ये हमारी प्राथमिक शिक्षा होती है, न कि सिर्फ प्राथमिक शिक्षा बल्कि एक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा को यहाँ पर प्राप्त कर सके। तो ये हमारी बात हुई। इसके बाद शिक्षा का अधिकार जो है, यहाँ पर शिक्षा का अधिकार आरटीई की बात करें तो राइट टू एजुकेशन, ये हमारा 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। और इसी के साथ ही क्या है, जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है ये हमारा सफल बनने में यहाँ पर जो है इसी की वजह से सफल पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी जो है देश में 100% यहाँ पर छात्र जो हैं या 14 वर्ष के कम बच्चे जो हैं वो अभी तक यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सके हैं। हालांकि हमारा जो था अगर जब ये शुरू हुआ था तो उस वक्त किस टारगेट से शुरू हुआ था कि एक जो फिक्स टाइम इंटरवल है, यानी कि 2010 का जो इन्होंने समय सीमा तय की थी कि इस समय तक हमारा ये लक्ष्य पूरा हो जाना चाहिए। हालांकि वो अभी भी पूरा नहीं हो पाया है, तो बाद में उसको क्या कर दिया गया था, आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, जो अभी भी चल रहा है। तो और इसको सफल बनाने में कुछ हद तक सफल कह सकते हैं, पूर्ण रूपेण तो अभी भी सफल नहीं हुआ है। तो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये भी काफी इसमें हेल्पफुल रहा है। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम जो राइट टू एजुकेशन है इसके बारे में थोड़ा फर्दर डिस्कशन करेंगे। पूरा एक सेशन जो है आपका राइट टू एजुकेशन पर बेस्ड रहेगा। इसके अलावा कुछ नियंत्रण प्रतिमानक के बारे में हम समझ लेते हैं, यानी कि कौन सी चीजें सर्व शिक्षा अभियान के तहत कही गई हैं जिससे ये जो हमारा अभियान था, ये हमारा जो प्रोग्राम शुरू किया गया था, ये हमारा सफल रहा या कुछ हद तक सफल रहा जिसे हम कहेंगे। मतलब जहां से जो एजुकेशन में एनरोलमेंट है बच्चों का वो आपका टाइम टू टाइम क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है। तो शिक्षक की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि शिक्षक छात्र अनुपात जो है यहाँ पर 1:40 होना चाहिए, यानी कि प्रति 40 छात्रों पर एक शिक्षक यहाँ पर हमारा होना चाहिए। उसके अलावा प्राथमिक वर्ग में इसने कहा कि कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए, यानी कि 1 से 5 तक का अगर कोई विद्यालय है तो वहां पर कम से कम 2 शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। और अगर उच्च प्राथमिक वर्ग की बात करें तो हर एक वर्ग में 1 शिक्षक होना चाहिए, उच्च प्राथमिक और निम्न प्राथमिक में। इसके अलावा स्कूल सुविधा की बात करें, यानी कि जो स्कूल है वो कहां कहां कितने क्षेत्र में उपलब्ध होने चाहिए, तो इसने कहा कि प्रत्येक 1 किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए। यानी कि अगर कोई यहां पर निवास कर रहा है तो इसके अगर 1 किलोमीटर के दायरे में यहां पर 1 स्कूल कम से कम होगा। ठीक है, तो हर छात्र के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में यहां पर एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। और अगर इसी को हम यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय की बात करते हैं तो उसमें कहा गया है कि प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में एक माध्यमिक स्कूल या सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए और प्रत्येक 1 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। अब
अध्ययन कक्ष की अगर हम बात करें, इससे पहले हमने स्कूल सुविधा के बारे में बात की, तो इसमें कहा है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय। फिर उच्च प्राथमिक शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर प्रति 2 प्राथमिक विद्यालय पर 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। तो इसने कहा है कि अगर प्राथमिक शिक्षा विद्यालय बच्चे जो है पूरी करते हैं, यानी कि कक्षा 5 तक की अगर ये एजुकेशन पूरी कर लेते हैं, तो उसके बाद एज पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि एग्जैक्टली 2 ही आपके स्कूल जो है प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए होंगे, तो छात्रों की संख्या जैसी होगी उस आधार पर यह तय किया गया कि 2 प्राथमिक विद्यालय पर कम से कम 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 8 तक का एक विद्यालय यहां पर स्थापित किया जाएगा। इसके बाद अध्ययन कक्ष की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ग श्रेणी हेतु 1 कक्ष होना चाहिए, ठीक है। तो आपका अगर प्राथमिक विद्यालय है तो वहां पर 2 कक्ष की हमने बात की थी कि 2 शिक्षक यहां पर थे, और कक्ष क्या होना चाहिए, 1 कक्ष होना चाहिए, जिसमें से बरामदा प्लस 2 कक्ष प्लस 2 शिक्षक का प्रावधान, ये आपका क्या आ गया है, किसके लिए, प्राथमिक के लिए। और अगर हम उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो उसमें इस सुविधाओं के साथ साथ क्या होगा, हेडमास्टर के लिए एक अलग से कक्ष होगा, ठीक है। तो अगर हम प्रत्येक वर्ग की बात करें, यानी कि अगर आपका प्राथमिक है तो 1 कक्ष जहां पर 1 होगा प्रत्येक वर्ग के लिए, यानी कि एक आपका प्राथमिक के लिए, एक उच्च प्राथमिक के लिए। उसके अलावा 2 शिक्षक का प्रावधान कहा गया है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। और उच्च प्राथमिक की अगर बात की जाए तो उच्च प्राथमिक में जो हेडमास्टर होगा उसके लिए एक अलग से कक्ष की यहाँ पर सुविधा होनी चाहिए। उसके अलावा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की बात की गई है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक सभी लड़कियों के लिए और जितने भी हमारे जाति वर्ग हैं, जैसे जो पिछड़े जाति वर्ग में यहाँ पर हमारे भी कंसीडर किए जाते हैं, तो उनके लिए क्या है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की यहाँ पर सुविधा की बात की गई है। इसके अलावा सिविल कार्य की बात करें, सिविल कार्य मतलब यहाँ पर है जैसे शिक्षा जो एकेडमिक्स आपका स्कूल के अंदर होता है, उसके अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं। पूर्ण परियोजना की लागत का अधिकतम 33% खर्च, इसमें क्या आ जाएगा, जैसे आपकी जो स्कूल की बिल्डिंग है उसका जीर्णोद्धार करना है, उसमें कुछ सुधार कार्य करने हैं, कुछ व्यवस्थाएं की जानी है, तो उस पर जो होने वाला खर्च है वो एजुकेशन पर होने वाले खर्च के 33% से अधिक नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 33%, ठीक है। तो 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही ये कहा गया था कि इसको एक्सटेंड करके 40% तक किया जा सकता है किसी वर्ष, लेकिन उसके लिए जो है मतलब अगर कोई वैसा विशेष कार्य है, कोई ऐसा कार्यक्रम कराया गया, कोई ऐसी योजना कराई गई जिसके लिए अनिवार्य रूप से जो है यहाँ पर खर्च की आवश्यकता थी, तो उसको किसी वर्ष पे जो इंक्रीज करके उसको 40% किया जा सकता है, बट अदरवाइज ये मैक्सिमम कितना रहेगा, 33%। इसके अलावा स्कूल भवन की देखभाल एवं मरम्मत के लिए यहाँ पर क्या होगा, स्कूल प्रबंध समिति या ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से प्रत्येक स्कूल के लिए 5,000 तक खर्च किया जा सकता है। और अगर राज्य प्रतिमानक के अनुसार जो है EGS यानी कि एजुकेशन ग्रांट स्कीम का नियमित स्कूल में उन्नयन की इसने बात की है, यानी कि जो है EGS जो स्कूलों को जो ग्रांट दिया जाता है वो प्राथमिक में कितना है, 10,000 प्रति विद्यालय, और अगर कोई स्कूल उच्च प्राथमिक है तो वहां पर 50,000 प्रति विद्यालय, ये यहां पर तय किया गया। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स अगर हम समझें तो बड़े भारत ये क्या है, आपका एक सब प्रोग्राम है या उप कार्यक्रम है, जिसमें क्या कहा गया है कि प्रारंभिक पठन, लेखन व गणित में सुधार हेतु जो है यहाँ पर व्यवस्था होगी। इसका मतलब जैसे कक्षा 1-2 में बच्चे जो पढ़ते हैं वो क्या सीखते हैं, आपकी जो अर्ली आपकी रीडिंग होती है, राइटिंग होती है, और अर्ली मैथ्स, यानी कि जो एक बेसिक स्किल कहते हैं, जिससे एक गांधी जी ने भी जो है वहां पर बेसिक शिक्षा में कहा गया है कि जो आपको स्कूल जाने का मतलब क्या है, जब आप प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपको मुख्य रूप से क्या चीजें आ जानी चाहिए, आपको पढ़ना लिखना वो सामान्य गणित आनी चाहिए। तो यही ये क्या कह रहा है, बड़े भारत का यहाँ पर लक्ष्य यही है कि जो किसी भी छात्र की बेसिक चीजें जो उसको आनी चाहिए, जिससे वो शिक्षित कहलाए, उसको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, प्रारंभिक पठन, प्रारंभिक लेखन व प्रारंभिक गणित, यानी कि जो बेसिक कैलकुलेशंस वगैरह मैथ्स की वो कर पाए, पढ़ पाए और चीजों को लिख पाए, इस लायक जो है हर एक बच्चे ने होना चाहिए। और ये किसके लिए था, ये हमारा कक्षा 1 व 2 के छात्रों को यहाँ पर टारगेट करते हुए बनाया गया था, ठीक। इसके बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के साथ मिलाकर समग्र शिक्षा अभियान में एकीकरण किया गया है। किसका, इस सर्व शिक्षा अभियान का। जैसे अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया, हमने क्या जाना कि सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से। तो
तो प्राथमिक शिक्षा के बाद यहाँ पर हमारा 2018 में क्या किया गया, जो हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, जैसे ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है तो हमारा ये अभियान माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, तो इन दोनों को मर्ज करके एक समग्र शिक्षा अभियान के रूप में इसका एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन इन दोनों जो प्रोग्राम है इनका कर दिया गया है। इसके अलावा विशेष कौशल, ये कब किया गया है, 2018। इसको यहां पर हम इसका अगर टाइम मेंशन करें तो 2018 में इसको कर दिया गया। इसके बाद विशेष कौशल के साथ लड़कियों व बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ जीवन कौशल सहित गुणवत्तापरक शिक्षा देना, जो कि हमारा इस जो प्रोग्राम है सर्व शिक्षा अभियान है, इसका लक्ष्य भी है कि गुणवत्ता परक शिक्षा देना और जीवन कौशल सहित यानी कि बच्चों को ऐसी शिक्षा देना जो क्या करे, उसको जीवन के लिए तैयार करे। और उसके साथ ही यहाँ पर लड़कियों व बच्चों की शिक्षा की बात की गई है। लड़कियों का तो हमने शुरू में देखा कि जो उसके लक्ष्य थे उसमें भी कहा गया था कि सभी प्रकार से जो लैंगिक व सामाजिक भेद है इसे खत्म करना, तो लड़कियों की व अन्य बच्चों की जो शिक्षा है उस पर भी विशेष ध्यान देने के लिए उनको जीवन कौशल से युक्त यहाँ पर शिक्षा और एक संतोषजनक गुणवत्तापरक शिक्षा देना, ये इसमें कहा गया है अभियान में। और वेबसाइट की अगर बात करें तो वेबसाइट इसकी है www.ssa.nic.in। इसके अलावा अगर लोगो हमने जितने भी प्राइमरी स्कूल से वहां पर एक लोगो इसका बना रहता है हमेशा, तो हमने देखा होगा एक पेंसिल होती है जिसपे यहाँ पर आपके क्या रहते हैं, एक साइड लड़का एक साइड लड़की बैठी हुई रहती है, यानी कि यहाँ पर लड़के लड़कियों का भेद खत्म करके दोनों को इक्वली यहाँ पर शिक्षा देने की बात की गई है। इसके ऊपर लिखा रहता है सर्व शिक्षा अभियान, और इसका जो टैगलाइन है इसके नीचे लिखा रहता है सब पढ़े सब बढ़े। आप किसी भी प्राइमरी स्कूल में जाएंगे तो आपको ये लोगो वहां पर एक बना हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें रही हमारी सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। तो इसके बाद हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो आपके इस टॉपिक से बनने के चांसेस होते हैं। QIP सीरीज स्टार्ट करने से पहले कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं, जैसे कि DPEP एक प्रोग्राम था जो 1993-94 में स्टार्ट किया गया था। हालांकि हम अगर सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो हमने कहा कि ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 2001 और 2 से शुरू हुआ था, लेकिन इसकी अगर हम रूट्स की बात करें तो ये पहले ही शुरू हो चुका था एज अ DPEP प्रोग्राम 93-94 में। अब इसमें क्या था, ये जिला स्तर का यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम था जिसमें आपके 18 राज्यों में, जिसके अंतर्गत 272 जिलों में इसको हमने शुरू किया था, गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। तो DPEP प्रोग्राम की अगर आपसे शुरुआत पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे, कहीं पर ये आपका 93 दिया रहता है, कहीं पर 94। तो इन दोनों ईयर्स में से जो भी आपका जो ईयर वहां पर ऑप्शन में होगा आप उसको टिक करेंगे। तो DPEP प्रोग्राम से कहीं ना कहीं हमारी सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हो गई थी, और बाद में जब ये सर्व शिक्षा अभियान के रूप में 2001-2 से स्टार्ट हुआ था तो इसको भी उसमें इंक्लूड कर लिया गया था। इसके अलावा जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है, अगर हम SSA की बात करें, सर्व शिक्षा अभियान की हम बात करें, तो एज अ इंटरवेंशन प्रोग्राम यानी कि एक हस्तक्षेप कार्यक्रम के रूप में इसको जो शुरू किया गया था वो 2002 से शुरू किया गया था। हालांकि इसकी जो वर्किंग थी, जो ये काम इसने इतना करना शुरू किया था, ये 2000 से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन एज अ इंटरवेंशन प्रोग्राम की अगर हम बात करें, हस्तक्षेप कार्यक्रम की रूप में जो इसने अपनी शुरुआत की थी 2002 से शुरुआत की थी। इसके अलावा जो केंद्र को जो वित्तीय सहायता है, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि 85:15 ये वित्तीय भागीदारी जो है तय की गई थी कि केंद्र सरकार जो है कुल जो वित्तीय खर्चा आएगा उसमें 85% अपनी भागीदारी देगी और स्टेट्स के द्वारा 15% यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा। तो जो केंद्र को यहाँ पर वित्तीय सहायता है, इसके अलावा यहाँ पर विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक जो है, अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग और यूनिसेफ के द्वारा भी जो है केंद्र को यहाँ पर इस अभियान को सफल बनाने के लिए यहाँ पर सपोर्ट किया गया था। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाता है जो SSA है, इसकी शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, क्योंकि जो आपका 2000 अगर हम एक की बात करें जहां से स्टार्ट होता है 2001-2 में इसकी शुरुआत मानी गई है, तो उस वक्त हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, 9th 5-year प्लान यहां पर चल रहा था, जो आपका कौन से पीरियड में था, 1997 से 2002 के बीच।
ठीक है। 5 ईयर प्लान हर 5 साल के लिए बनते हैं, तो उस टाइम पर 9th 5 ईयर प्लान आपका बन रहा था, तो उसके तहत ही हमारा ये जो अभियान है ये शुरू हुआ था। तो ये कुछ और फैक्ट्स हैं, हो सकता है यहां पर से भी क्वेश्चन बने, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्यरत आपका पूछा जा सकता है कि ये ऑपरेशनल स्टेज में कब से था, तो अगर इसके काम की बात करें तो 2000 से 2001 के बीच इसका काम शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि जब हमारा 2001 की जो हमारी जनगणना, क्योंकि हर 10 वर्षों में जो हमारी जनगणना होती है 2001, 2011 अब जो होगी आपकी 2021 में यहाँ पर स्टार्ट होगी, तो इसके तहत जो हमने देखा था कि जो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हमारी प्राइमरी एजुकेशन दी जानी चाहिए, तो लगभग 205 मिलियन यहाँ पर छात्रों के लिए टारगेट तय किया गया था कि 2010 तक इन सभी छात्रों को जो है प्राथमिक शिक्षा यहाँ पर उपलब्ध हो जाए। तो 2000 से 2001 के बीच जो है ये ऑपरेशन स्टेज में आ गया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तब आपका आंसर रहेगा 2001 से 2, ठीक है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये पूछा जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरवेंशन प्रोग्राम या फिर हस्तक्षेप कार्यक्रम के रूप में इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो उसके अंदर आपकी बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, जैसे शिक्षण प्रशिक्षण की बात है, या फिर आपका जो है स्कूल के संगठन की बात की गई है, शिक्षक निधि में किस तरीके से क्या रोल रहेगा, कितना उनको दिया जाएगा, क्या उनके लिए जो है उनके प्रशिक्षण के प्रोग्राम यहाँ पर तय किए जाएंगे, या फिर मतलब बहुत सारी चीजें जो है इस हस्तक्षेप प्रोग्राम के अंदर डिस्कस की गई हैं। उतना डिटेल में हमें अभी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी मेन बातें हैं, क्या उसके उद्देश्य थे, कब उसकी शुरुआत की गई थी और किसने इसकी शुरुआत की थी, वो आपका यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो ये कुछ बातें रही। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी QIP सीरीज, जिसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऐसे किसके द्वारा शुरू किया गया, यानी कि किसने इसे शुरू किया था, उस समय पर कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनके द्वारा इस प्रोग्राम की यहां पर शुरुआत की गई थी। तो हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे 2002 में, कौन थे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आपने देखा होगा कोई भी प्रोग्राम यहाँ पर अगर कोई शुरू किया जाता है तो तत्कालीन जो उस वक्त प्रधानमंत्री रहते हैं किसी भी समयावधि में, तो उनके द्वारा ही इन जनरल ये प्रोग्राम स्टार्ट किए जाते हैं। जैसे अगर हम शिक्षा नीति की ही बात करें, तो जैसे पहली शिक्षा नीति आई थी जो आपकी 1968 में, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा। उसके बाद 1986 की बात करें, जो शिक्षा नीति आई थी राजीव गांधी द्वारा। और अभी जो 2020 में जो हमारी शिक्षा नीति आई है, उसे किसने लॉन्च किया था, नरेंद्र मोदी जी ने। तो ऐसे ही हम अगर SSA की प्रोग्राम की बात करें, तो अगर आपको टाइम पीरियड याद है और उस समय के अगर आपको जो प्राइम मिनिस्टर्स याद हैं, तो उन्होंने जो है उसकी शुरुआत की होती है। तो ऐसे भी इसको लिंक कर सकते हैं। SSA की शुरुआत कब हुई, कब ये एज ए इंटरवेंशन प्रोग्राम के रूप में शुरू हुआ था, और इसके अलावा इसका ऑपरेशनल स्टेज में कब से आया, वो एक अलग चीज है। और अगर शुरुआत कब हुई ये पूछा जाता है, तो वो एक अलग ईयर यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे। तो अगर शुरुआत कब हुई पूछा जाए तो 2001 से 2 में, ठीक है। और ऑपरेशनल स्टेज में ये 2000 से ही स्टार्ट हो गया था, 2001 से। और शुरुआत हुई थी 2001-2002 से। और एज अ इंटरवेंशन प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, यानी कि हस्तक्षेप कार्यक्रम के रूप में कब शुरू हुआ था, तब आप कहेंगे 2002 से। इसके बाद SSA के अंतर्गत किस वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया। जो हमने शुरू में डिस्कस किया उसमें हमने सबसे पहले बात की कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य क्या था कि 2010 तक जितने भी हमारे उस वक्त जो टारगेट स्टूडेंट्स थे 205 मिलियन छात्र, वो प्राथमिक शिक्षा को, एक गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा को यहां पर ग्रहण कर सके। किस वर्ष तक, 2010 तक। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर इसको आप मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है अगर इससे कोई क्वेश्चन आया तो। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत SSA प्रारंभ हुआ, अभी हमने डिस्कस किया कि ये कब हमारा आया था, 2001-2 में हमारा स्टार्ट हुआ था। और इस समय हमारी जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी वो थी हमारी नवी पंचवर्षीय योजना, 1997 और 2002 इसके बीच चल रही थी, ठीक है। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान में किस पर फोकस किया गया है, यानी कि किस तरह की शिक्षा के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा हमें दी जानी चाहिए बच्चों को, तो वो किस आधार पर दी जानी चाहिए। तो इसने कहा है जीवन के लिए शिक्षा या फिर जीवन कौशल पर आधारित शिक्षा यहाँ पर दी जानी चाहिए। इसके बाद निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के कौन से संशोधन द्वारा किया गया है,
ठीक है। तो ये आपसे अगर पूछा जाए कि निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा यहाँ पर की गई है, तो ये था आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और अगर आपसे कहा जाए कौन सा आर्टिकल में है, 21A में, इसको शिक्षा का अधिकार जो है 21A में यहाँ पर अब जोड़ा गया है। और अगर पूछा जाए ये कब हुआ था, 86 अमेंडमेंट एक्ट कब आया था आपका, 2002 में। बाद में आप जो शिक्षा का अधिकार 2009 अधिनियम है उसके बारे में भी डिटेल से अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, वहां पर हम इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो जो SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान है, कौन से स्तर की शिक्षा से संबंधित है, प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च? अभी तक हमने इतना लंबा डिस्कशन किया तो आप समझ गए होंगे। तो कौन से स्तर की शिक्षा की यहां पर बात हो रही है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा। इसके अलावा एक राष्ट्रीय माध्यमिक स्तर के लिए भी जो है यहाँ पर राष्ट्रीय अभियान यहाँ पर चलाया गया था। बाद में दोनों को मर्ज करके सर्व शिक्षा अभियान और जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है उन दोनों को मर्ज करके 2018 में समग्र शिक्षा अभियान करके शुरुआत की गई है। तो वो कब आएगा आपका, 2018 में। और फिलहाल हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया कि SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान कौन से स्तर से संबंधित है, प्राथमिक स्तर। अब SSA का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है जो इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये क्या था, जो 2010 तक एक गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, क्वालिटेटिव प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि सिर्फ सभी तक जो है ये प्राथमिक शिक्षा ना पहुंचे बल्कि एक गुणवत्तापूर्ण जो प्राथमिक शिक्षा है वो हर एक बच्चे तक पहुंचे। जो 2005 मिलियन बच्चे हमने टारगेट किए थे वो सभी जो है इस समय तक शिक्षित हो, जो कि टारगेट एक तरीके से कह सकते हैं 100% यहाँ पर पूरा नहीं हो पाया। लेकिन जो जो प्लान्स बीच में लाए गए, चाहे हम अगर बात करें शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 आया था उसकी बात करें, ठीक है, वो अधिकार आने से भी क्या हुआ है, इस प्रोग्राम में इस प्रोग्राम के तहत जो है एनरोलमेंट में काफी सारे इंप्रूवमेंट देखे गए हैं। तो एक बात। इसके बाद डिजिटल गैप को कम करने के लिए या फिर कह सकते हैं खत्म करने के लिए किस शिक्षा का प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है, क्योंकि डिजिटल गैप कम है तो उसे कम करने के लिए क्या शिक्षा हमारी ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को दी जानी चाहिए, कंप्यूटर शिक्षा, ठीक है। तो कंप्यूटर शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाए, इस बात का प्रावधान भी किया गया था। ये बात कही गई थी इस अभियान के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कब शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया, कब तक इसका टारगेट रखा गया और क्या इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। और बाकी शिक्षा का अधिकार तो आपने बार बार हमने डिस्कस कर लिया है इसको, हमारी पिछली जो नीतियां थी उनमें भी और जो भी हमारे अलग प्रोग्राम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें हमने जान लिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।